मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको भी ये समझना चाहिए कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पूरा का पूरा ध्यान इस समय, इस उम्र में कहां लगना होगा? पढ़ाई पे, सीखने पे, पढ़ाई नहीं सीखने में, लर्निंग कैपेसिटी। और पढ़ाई भी मतलब फैक्चुअल नहीं है ना, चाकू में धार लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके कुछ होगा। तो अपने दिमाग में ये ग्रेजुएशन और जो कॉलेज का टाइम पीरियड होता है ना, वो सबसे बेहतरीन इस चीज के लिए होता है कि आपको ये बेहतर बनाता है। अब रही बात महिला की, तो महिला के लिए भी तो यही, क्योंकि महिला का सशक्तिकरण कब होगा? जब महिला के अंदर बाहर से वैल्यू आएगी कि अंदर से वैल्यू आएगी? अंदर से वैल्यू आएगी। दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना, और एक होती है बाह्य वैल्यू। जब बाह्य आधार पे वैल्यू होती है उसके ज्यादा महत्व नहीं होता। जैसे चमकने वाली चीज की सोना कौन ज्यादा महंगा है? सोना, जो अंदर से सॉलिड है। चमकने वाली चीज तो बाहर से बस चमक रही है। तो महिलाओं को अभी तक केवल बाह्य वैल्यू के साथ जोड़ा गया है, चाहे वो उसकी भौतिक सुंदरता हो। पर महिलाओं को यह बात समझना होगा कि जो सशक्तिकरण है वो केवल और केवल एक चीज से आ सकता है, वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। और वो इंट्रिंसिक वैल्यू आती है क्षमता निर्माण से। आपकी आधुनिक समय में कितनी वर्थ है, कितनी क्षमता है, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा एफर्ट। बिना एफर्ट के क्षमता नहीं आती। कोई आपका सशक्तिकरण करने नहीं आएगा जब तक आप खुद के अंदर क्षमता नहीं जोड़ेंगे। खड़े होने में दिक्कत है तो, है ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्षमता, और क्षमता में सबसे बड़ा रोल होता है आपके कॉलेज का, और कॉलेज से भी ज्यादा रोल होता है उस कॉलेज को एडॉप्ट करने का। तो वही बात घूम फिर के आती है कि आपके पास अभी ग्रेजुएशन का टाइम है। आप दुनिया भर की महिलाओं को भी छोड़ दीजिए, वो सशक्त होती रहेंगी। आप जितनी महिलाएं हैं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले खुद को सशक्त करो। मेरा जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो बहुत व्यवहारिक होती है। मुझे लगता है ना कि बातें तो करनी ही नहीं चाहिए, केवल काम करना चाहिए, और हम काम ही कर रहे हैं। ठीक। और सहयोग आज आपसे वादा करता है कि आपको कॉलेज जितना तो कर रहा है। अगर मान लीजिए कॉलेज की अपनी सीमाएं होती हैं, क्योंकि कॉलेज कई तरह के औपचारिक नियमों से बंधा होता है, तो कभी आउट ऑफ बॉक्स नहीं जा सकता, और ये किसी भी संस्था की तय शर्तें हैं कि उसको कुछ सीमाओं के साथ चलना होता है। पर सहयोग आपकी उस सीमाओं से क्रॉस करके आपको मदद करेगा। बस आपको अपने समय का महत्व समझना है, अपना महत्व समझना है, और अपने ऊपर काम करना शुरू करना है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर शाम कोई हो सकती थी। अगर आप सोच रहे हैं तो शायद आप इसका मजा नहीं ले पाए। अंजुल की बात सुन के मेरा एक एक रोआ खड़ा हो रहा है, क्योंकि अंजुल ने जो डिलीवरी की ना वो इतनी बेहतरीन की, और इतने शानदार शब्दों से, जैसे नीर क्षीर विवेक में पूरी बात खत्म कर दी। ये बात है, वाकई डिबेट है कि जो वेस्टर्न वुमेन एम्पावरमेंट है, जिसको हम रेडिकल एम्पावरमेंट बोलते हैं, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं इन्हीं की बातों को कुछ और बातों से आगे कहूंगा। हमारे यहाँ ना जो नारी सशक्तिकरण है वो नारी केंद्रित नहीं है, वो समाज केंद्रित है। हम समाज के उत्थान के लिए करते हैं काम। देखो, भारत का जो बेसिक फिनोमेना है वो कभी भी विखंडित नहीं रहा। हमने कभी भी खंडन में बात नहीं की। आज पूरा विश्व जिस वासुदेव कुटुंबकम को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम पे ला रहा है, पूरा विश्व जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक नया कॉन्सेप्ट है और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, भारत वो वासुदेव कुटुंबकम हजारों साल पहले ले आया था। तो हमने हर चीज को पूरी समग्रता में समझा है। हमने जानवरों के हेल्थ को, इंसान की हेल्थ को अलग नहीं किया। वेस्टर्न कल्चर ने किया, फिर कोरोना आया, और आज जो भारत जो कह रहा है कि एक होके देखना है, तो भारत की बात मानी गई। तो वैसे ही हमने कभी महिलाओं के विकास और पुरुष के विकास को नहीं समझा, हमने समाज के विकास की बात की। और समाज का विकास होगा तो महिला और पुरुष का दोनों का होगा। कुछ चीजें हो सकती हैं कि कमियां रही हो, पर पूर्ण कोई नहीं होता, है ना। और रीजनिंग इसीलिए होती है कि हमें हर चीज को एनालिटिकल होकर सोचना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया, तो मैं भारतीय संस्कृति की एक और खासियत बताऊं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे नारी सशक्तिकरण का, या समाज के उत्थान का, या पुरुष और नारी के एक व्यवहार का क्या है, वो है अर्धनारीश्वर। अगर आप अर्धनारीश्वर को देखोगे तो आपको समाज में महत्व पता चलेगा कि ना तो पुरुष पूरा है ना महिला पूरी है। पुरुष और महिला जब एक होते हैं तो समाज की इकाई बनती है। जैसे इन्होंने सिंगल पेरेंटिंग की जो बात बोली, वो सिंगल पेरेंटिंग एक नया कल्चर इस समय बन के आ रहा है
चूंकि हम बायोलॉजिकल बहुत आगे बढ़ चुके हैं और जिस कारण भाई पति पत्नी मिलते रहे, वो बायोलॉजिकल चीजों से काफी चीजें संभव हो गई हैं, तो रेडिकल एम्पावरमेंट के तहत ऐसा माना गया कि महिलाएं अलग रहें। पर आप यूके की रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां पर साइकोलॉजिकल बीमारियां आ चुकी है, डिप्रेशन आ चुका है। ठीक, और इसी कारण हमें यह समझना होगा कि भारतीय स्वरूप जो है नारी सशक्तिकरण का, उसका आदर्श अर्धनारीश्वर है और समाज केंद्रित है। साथ में मैं एक बात और आपको बताऊं कि हमारे यहां जो सबसे सुपर पावर है, जैसे हर धर्म में एक सुपर पावर होती है, मतलब जो सबसे ऊपर है, एक्सट्रीम, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं। तो आप देखोगे भारत में जो है उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन आप ब्रह्म के बारे में अगर समझेंगे, याद रखिएगा ब्रह्म किसी धर्म का विषय नहीं है, संस्कृति का विषय, दर्शन का विषय। तो हमारे यहां जो ब्रह्म है वो ना तो पुरुष है ना तो स्त्री है, उसको हम लिखते भी हैं तत् से, ठीक है, जो किसी जेंडर आइडेंटिटी से ऊपर है। आप चले जाइए तो आपको कोई ना कोई एक स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए ईडम और ईव की कहानी आप सुनोगे तो वहां महिलाओं का उत्थान पुरुष के शरीर से दिखाया गया है। तो जिस समाज में महिला का जन्म ही पुरुष की एक पसली से हुआ होगा, तो आजीवन कहीं ना कहीं पुरुष को महिला से ऊपर रखा जाएगा या महिला को पुरुष के ऊपर निर्भर। मेरा बात बताने का आपको कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है, मैं फैक्चुअल चीजें बता रहा हूं। तो हम जब इस तरह की परंपरा से आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है या अवसर है कि पूरे विश्व को हम एक नई दिशा दें। जब हमारे पास इतना अच्छा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इतनी बेहतरीन संस्कृति है, इतना मतलब इतनी बेहतरीन हमारे पास धर्म है, इतने बेहतरीन हमारे पास परंपराएं हैं, तो फिर हमें पूरे विश्व में इस चीज को आगे लेके आना चाहिए। और ये तब समझेंगे जब हमारे युवा इस बात को समझेंगे। युवाओं को ये पता चलेगा कि भारत क्या है, भारतीय महिला सशक्तिकरण क्या है। भारत में सशक्तिकरण का मतलब कभी अधिकारों के साथ बस नहीं है, अधिकार और कर्तव्य साथ में होने चाहिए। भारत एक कर्तव्य प्रधान देश रहा है। जो वेस्टर्न कल्चर में चीजें होती है ना, वो हमेशा अधिकार ओरिएंटेड होती है, राइट राइट राइट। और जब एक इंसान अपने राइट राइट की बात करने लगेगा ना, तो दूसरा भी राइट करेगा, लड़ाई होगी। यही गांधी जी कहते थे कि अगर राइट्स के लिए आप केवल लड़ोगे तो अंततः एक लड़ाई फिर होनी है। वो चाहे महिलाओं के अधिकारों की बात हो तो एक दिन पुरुष भी कहेगा अधिकार, महिला अधिकार, और किस सीमा तक दोनों रहेंगे, फिर लड़ाई होगी। चाहे वो यूरोप अधिकार की बात करे और एशिया अधिकार की बात करे तो लड़ाई होगी। वो चाहे जाति के आधार पर अधिकारों की बात करे तो लड़ाई होगी। लड़ाई तभी थमेगी जब हमें अपने कर्तव्य भी समझ में आएंगे। बिना कर्तव्यों के अधिकार अंततः विनाश को ले जाएंगे। और ये केवल भारतीय समाज में खासियत है कि हमें हमेशा कर्तव्यों के साथ अधिकारों को जोड़ना है और एक नई दिशा में जाना है। तीसरी बात, महिला सशक्त हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ी संभावना भी है और बहुत बड़ी वास्तविकता भी है। पर क्या हमें इस पे कुछ केयर भी करनी चाहिए? तो मैं हमेशा कहूंगा कि जब कोई शोषित समुदाय होता है और ताकतवर होता है धीरे धीरे, तो उसके अंदर एक विद्वेष की भावना आ जाती है कि मेरे साथ गलत हुआ। और वो भावना के साथ जब आगे बढ़ा जाएगा तो वास्तव में एम्पावरमेंट का पूरा मजा नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि नकारात्मकता रह जाएगी, वो किसी भी तरह का हो। आप इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण देखिए नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला अफ्रीका में, आप जानते हो है ना, रंग भेद की नीति के बहुत शिकार हुए, बहुत बुरी तरह से इनको तड़पाया गया, हर तरह का दर्द दिया गया। जितने भी वहां पर है ना श्याम वर्ण या काले लोग थे, एथनिक आधार पे भेदभाव हुआ। अच्छा, आज वो बराबर हो गए हैं, तो शायद आज वो बदले लेने लगे, या केवल अधिकार की बात करें, कर्तव्यों की बात ना करें, तो क्या वो समाज, वो देश आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा ना। कब बढ़ाएंगे? जब उस देश ने इस बात को समझा कि भाई एक समय शोषण हो रहा था, ठीक है वो समस्या थी, लेकिन समाधान अब क्या है? मिलके रहना, किसी भी तरह की निगेटिविटी के साथ आगे ना बढ़ना। तो जो बात अंजुल ने कही, वो सभी बातों को अगर हम लेके चले तो ऐतिहासिक पक्ष, संकलन, मतलब जो भी अवधारणा थी वो बताई, जो मैंने बताया। अगर आप इतनी चीजों को समझोगे और इस चीजों को महसूस करोगे तो शायद आपको आज महिला सशक्तिकरण के सही मायने समझ में आएंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी बताया गया होगा आप उसको आत्मसात करोगे, उसको समझोगे, सुनोगे और जीवन में आनंद लोगे, क्योंकि जीवन में असली आनंद केवल और केवल ज्ञान का है। आप जब किसी चीज को 10 तरीके से देखते हो ना तो लगता है अरे यार ये दुनिया बेहतर है। समझ में आ रही बात? और देखने के लिए चाहिए क्या? नॉलेज। बिना नॉलेज के आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ी आंखें दुनिया की क्या होती हैं? ज्ञान। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अपनी आंखों को बढ़ाते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। और ये आपके सामाजिक रूप से भी जिम्मेदारी है, आपकी आर्थिक रूप से भी यही जिम्मेदारी है और आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। धन्यवाद। ठीक है, तो